सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे होगे आप लोग। ठीक है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड मैप की सीरीज़ हमारी चल रही है। ठीक है, और उसमें आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर मेरे दोस्त, लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 10 के अंदर मैं आपको कवर कराऊंगा बांग्लादेश के ही बारे में, बिकॉज बांग्लादेश हमारा कल के वीडियो में थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो बचा हुआ पोर्शन देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बांग्लादेश यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पार्ट 2। ठीक है मेरे भाई, तो बेसिकली मैंने आपको कल पूरा का पूरा जो है बांग्लादेश की हिस्ट्री बताई थी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको जियोग्राफी के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताया था, जैसे आपकी नारायणगंज वगैरह। ठीक है, जो जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, आज बेसिकली मैं वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा और सबसे पहले आपको बताऊँगा कि जो वॉर हमारी चल रही थी, ठीक है, वॉर हमारी जो चल रही थी 1971 के अंदर, उसमें नेवी ने कैसे रोल प्ले किया। ठीक है, कैसे भारतीय नौसेना ने उसमें रोल प्ले किया। तो एक रोल तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारी जो नेवी थी उसने यहाँ से पूरा का पूरा ब्लॉक करके रखा था। ठीक है, हमारी नेवी ने यहाँ से पूरा का पूरा ब्लॉक करके रखा था, लेकिन तभी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिलती है भारत को और ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो सबसे ताकतवर, ठीक है, सबसे पावरफुल सबमरीन है जिसका नाम था PNS गाजी। ठीक है मेरे भाई, क्या नाम था मेरे दोस्त, PNS गाजी। ये चल पड़ी है भारत की तरफ, किसे मारने, INS विक्रांत को। ठीक है, बेसिकली ये जो मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, PNS गाजी, INS विक्रांत, ये आपकी नेवल शिप्स हैं। ठीक है, लड़ाकू जहाज़ है, बेसिकली वो उड़ने वाली जहाज़ नहीं, पानी में तैरने वाली जहाज़। ठीक है, तो PNS से मेरा क्या मतलब है दोस्त, PNS से मेरा मतलब है पाकिस्तान नेवल शिप, पाकिस्तान नेवल शिप। और INS से मेरा मतलब है मेरे दोस्त इंडियन नेवल शिप। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल न्यू हो डिफेंस फोर्सेस की तैयारी के अंदर या आपके सिविल की तैयारी के अंदर, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें बताई जाएँ ताकि आपको चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बेटर तरीके से मिले। ठीक है, INS विक्रांत। ठीक है मेरे भाई, INS विक्रांत को क्योंकि यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर पूरी की पूरी जो ब्लॉकेज है, पूरी की पूरी जो तबाही है वो INS विक्रांत ने मचा रखी थी। ठीक है, INS विक्रांत इतना बड़ा जहाज़ था कि उस पर कई सारे जो एयरक्राफ्ट है वो उतर सकते थे। ठीक है, कई सारे एयरक्राफ्ट वहाँ से टेक ऑफ हो सकते थे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जब यहाँ से आर्मी अटैक कर रही थी तो यहाँ से जो है हमारी INS विक्रांत सपोज खड़ी है, लड़ाकू जहाज़ जाती और ऊपर से बम बरसा के आती, तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ठीक है, बेसिकली वो जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ड्रामा मचा के रखा था, वो ड्रामा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ से चलती है आपकी पाकिस्तान से PNS गाजी। ठीक है, और ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंडिया को। ठीक है मेरे दोस्त, और PNS गाजी इतनी पावरफुल थी, ये दे रखी थी अमेरिका ने। ये किसकी उपज थी या किसके यहाँ पर ये बनाई गई थी, ये बनाई गई थी अमेरिका के अंदर। ठीक है, और मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर पढ़ाया था, या मैंने आपको पाकिस्तान वाली क्लास के अंदर भी पढ़ाया था कि दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी वो होगा जो इन अंग्रेज़ों पे ट्रस्ट करेगा। ठीक है, ट्रस्ट आप कर सकते हो ट्रेड वाइज, ठीक है, प्रोडक्शन वाइज, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाइज आप जो है ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो लाइक डिफेंस एक्सेट्रा वाली चीज़ में, तो फिर दिक्कत है मेरे दोस्त। ठीक है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि ये अमेरिका ने ये जानते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, ठीक है, अपना फ़ायदा देखते हुए पाकिस्तान को सबसे पावरफुल सबमरीन अपनी दे दी जिसका नाम था गाजी। गाजी उस टाइम की बहुत ही पावरफुल सबमरीन थी। ठीक है, उसमें एंटी टॉर्पेडो सिस्टम था। ठीक है, टॉर्पेडो वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी ज़्यादा जगह थी। अब टॉर्पेडो क्या होता है मेरे दोस्त, पानी के अंदर मारी जाने वाली मिसाइल्स। ठीक है, पानी के अंदर जो मिसाइल वगैरह मारी जाती है उसे हम टॉर्पेडो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक आपका टेक्निकल वर्ड आता है इंडियन नेवी के अंदर
नेवल शिप्स के ऊपर जो यूज़ किया जाता है, दैट इज़ डेप्थ चार्जेस। ठीक है, डेप्थ चार्जेस क्या होते हैं? आपका एक बड़ा सा जैसे ड्रम होता है, ठीक है, उस बड़े से ड्रम को जब आप पानी के अंदर फेंकोगे तो पानी के अंदर ही वो ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली सबमरीन को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और टॉर्पेडो किस लिए यूज़ होता है मेरे दोस्त? टॉर्पेडो यूज़ होता है आपके सबमरीन के द्वारा। ठीक है, सबमरीन उसे यूज़ करती है किसी भी बड़े से शिप को गिराने के लिए। ठीक है, गिराती कैसे? जैसे जब टॉर्पेडो, सपोज ये आपकी बड़ी सी शिप है, कोई भी बच्चा ड्राइंग पे नहीं जाएगा, जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अपनी ड्राइंग मुझे भेज सकते हैं, मैं आपसे सीख लूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, और ये रही आपकी सबमरीन। ठीक है, तो जब ये सबमरीन आपका टॉर्पेडो मारेगी, ठीक है, विजुअलाइज करना, इसने ऐसे टॉर्पेडो मारा और ये टॉर्पेडो जाकर लग गया आपके किसी नीचे वाले पोर्शन पे, तो नीचे वाले पोर्शन में बेसिकली क्या होगा? होल हो जाएगा और धीरे 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 शिप पे पानी भरने लगेगा और उसके बाद आपकी शिप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे पानी भरता जाएगा शिप कुछ इस तरीके से हो जाएगी मेरे दोस्त, और पूरी तरीके से पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, आपने अगर टाइटैनिक मूवी देखी है तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इंडिया को जब बेसिकली ये खबर मिलती है तो इंडिया वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार पीएनएस गाजी आ रही है, अब हम क्या करें। लेकिन एक अल्टरनेटिव जो था वो इंडियन नेवल शिप के पास, ठीक है, या इंडियन नेवी के पास, या पूरे के पूरे भारत देश के पास, वो ये था कि पीएनएस गाजी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है आईएनएस राजपूत। क्या मेरे दोस्त? आईएनएस राजपूत। ठीक है, पीएनएस गाजी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है आईएनएस राजपूत, दैट इज़ इंडियन नेवल शिप राजपूत। लेकिन फिर वही मेरे दोस्त कि थोड़ा सा किस्मत भारत से खफा थी और राजपूत, आईएनएस राजपूत हमारी ख़राब पड़ी हुई थी। ठीक है, ये हमारी जो है बेसिकली विशाखापट्टनम में ख़राब पड़ी हुई थी। कहाँ पे मेरे दोस्त? विशाखापट्टनम में। ठीक है, मैं वाइजैग लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वाइजैग के अंदर जो है ये आपकी ख़राब पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पे भारत ने कैसे दिमाग चलाया, ठीक है, और भारत की जो मैं हमेशा से तारीफ़ करता आ रहा हूँ कि डिफेंस पॉलिसीज़, ठीक है, डिफेंस स्ट्रैटेजी के मामले में भारत देश हमेशा से काफ़ी आगे रहा है। ठीक है, तो भारत ने दिमाग कैसे लगाया? भारत ने कहा कि यार पीएनएस गाजी आ रही है, एक काम करो, ये पाकिस्तान के कुछ ना कुछ जासूस तो घूमते ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई उन्हें कैसे पता चला कि जो है बांग्लादेश के साइड हमारी विक्रांत लड़ाई कर रही है। ठीक है, विक्रांत ने पूरी की पूरी तबाही मचा के रखी है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ जो है इनके खबरी भाई लोग घूम रहे हैं। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, ये खबर फैला दी कि जो आईएनएस विक्रांत है वो आ रहा है वाइजैग में, यानी विशाखापट्टनम में सामान वगैरह रिफिल करवाने। ठीक है, भारत ने बेसिकली क्या खबर फैलाई कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है विशाखापट्टनम में सामान वगैरह की रिफिलिंग करवाने। ठीक है, क्योंकि सामान अब ख़त्म हो गया है, बहुत दिन से लड़ाई चल रही है और वहाँ के जवानों को भी सामान वगैरह चाहिए, जो भी हमारे भाई लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो विक्रांत को ऐसी खबर फैला दी गई कि वो आ रहा है विशाखापट्टनम पोर्ट पे, और यहीं पे पूरी तरीके से मामला पलट गया। कैसे कि उनके खबरियों ने, जो पाकिस्तान के खबरी थी, उन्होंने फ़ोन किया पाकिस्तान में कि विक्रांत जो है विशाखापट्टनम में आ रही है। तो जो वहाँ पे कमांडर थे, ठीक है, बेसिकली पीएनएस गाजी के आपके कमांडर कौन थे? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ अब्दुल रज़ाक सर। ठीक है, अब्दुल रज़ाक इज़ द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ पीएनएस गाजी। ठीक है, ये नाम आप याद रख सकते हो, अब्दुल रज़ाक। ठीक है मेरे दोस्त, अब्दुल रज़ाक। ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत हो। ठीक है, कमांडर का नाम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अब्दुल रज़ाक ही था। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जब आपकी पीएनएस गाजी आ रही थी, उसे खबर मिली कि जो है विक्रांत आपकी आ गई है विशाखापट्टनम में। ठीक है मेरे दोस्त, तो पीएनएस गाजी ने टर्न ले लिया विशाखापट्टनम की तरफ, और वहाँ पर बैठी थी हमारी आईएनएस राजपूत। और हमारी आईएनएस राजपूत जो कि ख़राब चल रही थी, ठीक है, इस ख़राब आईएनएस राजपूत ने, ठीक है, जिसकी बेसिकली रिपेयरिंग हो रही थी, इस आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को मार गिराया। ठीक है, और पीएनएस गाजी का हो गया द एंड। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जब अमेरिका जो है क्यों यहाँ पर पाकिस्तान की हेल्प करने आया 7वां बेड़ा लेकर। अब मैंने ये क्या बोला
कि अमेरिका क्यों आया 7वां बेड़ा लेकर। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मेरे दोस्त आप कल की क्लास देखिए, ठीक है। अगर आप कल की क्लास देखोगे तो बांग्लादेश की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाएगी, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप लोगों को क्लास देखोगे और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ही ये वाली क्लास देखना, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से कल वाली क्लास से चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया कि अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा कि यार हमारी इतनी रेपुटेटेड शिप को, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग शिप मानी जाती है, शिप नहीं बेसिकली आप इसको सबमरीन ही बोलो, ठीक है। शिप और सबमरीन में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने शिप वर्ड यूज़ किया, आप सबमरीन ही कहो, ठीक है। पाकिस्तान नेवल सबमरीन, ठीक है। कि हमारी जो है गाजी को इन्होंने मार गिराया, ठीक है। पूरी तरीके से हमारी बदनामी हो गई, हमारे ऊपर सवाल उठे, हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल उठा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, ठीक है। एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे दोस्त कि अमेरिका क्यों आया 7वां बेड़ा लेकर, ठीक है मेरे दोस्त, क्यों आया वो 7वां बेड़ा लेकर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या है ये आपको कल की क्लास में ही समझ में आएंगी, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पाकिस्तान के जो उसे ज़ख्म मिले उससे वो आज तक उभर नहीं पाया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया आपके जमाती इस्लामी को सपोर्ट करने में, ठीक है, थोड़ा वेपन्स देने में, थोड़ा आक्रोश बढ़ाने में। जो भी बांग्लादेश के अंदर आज हम लोग तख्ता पलट देख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग मिलिट्री रूल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ठीक है मेरे दोस्त। वो किस तरीके से है, वहाँ पर क्या पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो हम देखेंगे अपने आगे की वीडियो में, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे दोस्त, पॉलिटिकल क्राइसिस इन बांग्लादेश, ठीक है मेरे दोस्त, पॉलिटिकल क्राइसिस। हेडिंग डाल लीजिए मेरे दोस्त, पॉलिटिकल क्राइसिस। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रोफेशनल स्टूडियो है नहीं, ठीक है। मैं घर से ही क्लास ले रहा हूँ। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है आपके बांग्लादेश का, किसका मेरे दोस्त, बांग्लादेश का, ठीक है मेरे दोस्त। तो वैसे तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर चीज़ें आपको डिटेल से बताई जाएँ। तो बांग्लादेश में क्या हुआ मेरे दोस्त, रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है। बांग्लादेश में क्या हुआ, मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है, इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई मेरे दोस्त, और रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर, ठीक है, जो आपकी रिजर्वेशन दी गई वो दी गई लगभग 56%, ठीक है, 56% के आसपास जो है रिजर्वेशन दी गई, ठीक है मेरे दोस्त। और इसी से रिलेटेड, इसी के बाद जो आपके जमाते इस्लामी थे, जहाँ जमाते इस्लामी से मेरा क्या मतलब है, वहाँ पर एक आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के विरोध में रहती है, ठीक है, जो बेसिकली पूरे के पूरे बांग्लादेश का जो सिस्टम है उसके विरोध में रहती है। तो वहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को मौका मिल गया, ठीक है, कुछ उटपटांग करने का। और फिर हुआ क्या, हुआ ये मेरे दोस्त कि वहाँ पर चलने लगे आपके एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट। एंटी की टर्म्स याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है, बहुत हेल्प होगी आपकी। एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट, ठीक है। बेसिकली मसला कहाँ से शुरू हुआ, मसला शुरू हुआ आपका आरक्षण से, और पूरा का पूरा बांग्लादेशी एक मसले का क्या कहते हैं ना, एक मसले का रिजल्ट है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, मैंने आपको 1971 और 1972 का सिनेरियो रिलेट कराया, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपकी चल रही थी, तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं उस मसले का रिजल्ट है, ठीक है। बांग्लादेश कैसे बना, तो बेसिकली बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 की 1971 की वॉर के बाद, ठीक है। और उस वॉर में पाकिस्तान को जो झटका लगा था सो लगा ही था, अमेरिका को भी बहुत बड़ा झटका लगा था कि यार भारत ने जो है रशिया की वहाँ पर हेल्प करी, ठीक है। फिर भारत ने रशिया की हेल्प ली, एक्चुअली श्रीलंका वाले टाइम में भारत ने रशिया की हेल्प करी और उसके बाद रशिया ने भारत की हेल्प करी, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगर आपने श्रीलंका वाला वीडियो नहीं देखा है, आपको नहीं पता है कि ये ट्रांसमीटर स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या था,
ठीक है, आप नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे भाई हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, श्रीलंका वाला वीडियो देखिए। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग आ जाते हैं वापस एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट पर। तो बेसिकली ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी तनाव है, ये बेसिकली आपका स्टार्ट हो गया था 1971 के अंदर ही। ठीक है, और 1972 के अंदर जब आपका बांग्लादेश बना। ठीक है, लेकिन इस कहते हैं ना कि इस चिंगारी को पूरी तरीके से आग कब मिली, जब ये रिजर्वेशन वाली पॉलिसी आई। ठीक है, जिसमें 56% रिजर्वेशन देने का प्रस्ताव रखा गया बेसिकली। ठीक है, तो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट आपके स्टार्ट होते हैं। हिंदी मीडियम आरक्षण विरोधी आंदोलन, आरक्षण। ठीक है, मैं आपके लिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इस वजह से पूरा ख्याल आपका इस चैनल के ऊपर रखा जाएगा। आरक्षण विरोधी आंदोलन। ठीक है मेरे भाई, आरक्षण विरोधी आंदोलन, इंग्लिश मीडियम एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेसिकली बीच में क्या हुआ कि जो आपका बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, उन्होंने भी कुछ इस तरीके का डिसीजन दिया। तो मैं यहाँ आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि बात ख़त्म हो सकती थी, लेकिन मेरे दोस्त प्रॉब्लम क्या थी कि बात इतनी सी थी ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो है आपके इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर क्या हुए थे मेरे दोस्त, बांग्लादेश के अंदर मेरे दोस्त हुए थे इलेक्शंस। ठीक है, और इलेक्शंस में जो आपकी अवामी लीग है, ठीक है, बेसिकली वहाँ की आप कह सकते हो एक तरीके से कि पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, अवामी लीग। ठीक है, अवामी लीग, उसकी जो लीडर है शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना जी, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, समझ जाना मेरे दोस्त। अब इतने के लिए कोई कंट्रोवर्सी मत बनाना कि सर आपने शॉर्ट में क्यों लिख दिया। ठीक है, शेख हसीना जी, लो अब तुम कोई कंट्रोवर्सी नहीं बना सकते हैं। चलो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। ठीक है, अवामी लीग, ठीक है, शेख हसीना जी जो है इलेक्शंस के अंदर जीतती हैं। और बेसिकली मैं यहाँ पर आपको क्या रिलेट कराना चाहता हूँ, शेख हसीना जी आपकी पुत्री हैं, बेटी हैं, आपकी नहीं, नलायकों पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुजीबुर रहमान सर की, मुजीबुर रहमान सर की ये पुत्री हैं। ठीक है, मुजीबुर रहमान सर जी की, ठीक है, ये मुजीबुर रहमान सर जी की आपकी बेटी हैं। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से मैं आपको क्या रिलेट कराना चाहता हूँ, 1971। ठीक है, 1971 के अंदर जो हमारी वॉर हुई थी, ठीक है, वो शुरू कहाँ से हुई थी, जब मुजीबुर रहमान सर जी आपके इलेक्शंस जीत जाते हैं और वो जाते हैं वेस्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर शपथ लेने, लेकिन पाकिस्तान वाले उन्हें बंगाली बंगाली कहकर, ठीक है, बंगाली बंगाली एक तरीके से टॉन्ट मारकर, ठीक है मेरे दोस्त, कि तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम बांग्लादेश वाले हो, तुम जो है ईस्ट पाकिस्तान वाले हो, ठीक है, तुम बांग्ला भाषा अपनी बोलते हो, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ऐसा पाकिस्तान वालों ने मुजीबुर रहमान सर जी को कहा और उन्हें डाल दिया जेल के अंदर। ठीक है, तो ये वहाँ से एक आक्रोश जो है उभरना शुरू हुआ और वो अभी तक कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई, तो 1971 के अंदर जब आपकी जो ही वॉर होती है, ठीक है, वॉर के बाद 1972 के अंदर जो है आपका बांग्लादेश बनता है। मैं क्यों बार बार आपको ये सारी चीज़ें याद करवा रहा हूँ, क्यों बार बार मैं ये सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, ताकि क्लास के अंदर ही, ये 30-35 मिनट की क्लास के अंदर ही एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, फिर आपको बार बार ऐसा ना हो कि 10 बार आप क्लास देखो और 50 बार आपको रिवीजन करना पड़े। हाँ, 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि क्लास के अंदर ही आपको याद करा कर भेजा जाए। बस चीज़ों को ध्यान से सुनते रहो मेरे दोस्त। ठीक है, और बेसिकली मुजीबुर रहमान ही, ठीक है, जो आपका बांग्लादेश के अंदर मुक्ति वाहिनी फोर्स थी, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर जो आंदोलन चल रहा था, बेसिकली उस टाइम बांग्लादेश का नाम क्या था मेरे दोस्त, ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो भी आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, उसको लीड कर रहे थे मुजीबुर रहमान सर जी। और मुजीबुर रहमान सर जी को ही कहा जाता है राष्ट्रपिता ऑफ बांग्लादेश। इन्होंने ही बांग्लादेश को एक्चुअल में बनाया। ठीक है, वैसे तो भारत ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, लेकिन जो क्रेडिट गया
ठीक है, कि इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। वो इलेक्शंस भी बेसिकली वहाँ पर जीत गए थे, इस पाकिस्तान वाले जो भी इलेक्शंस थे आपके, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली कहा जाने लगा बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि बांग्लादेश के अंदर हुए मेरे दोस्त इलेक्शंस में आपकी पार्टी थी अवामी लीग, वैसे विपक्षियां पार्टी भी थी, ठीक है, विपक्ष की भी पार्टी थी, क्योंकि डेमोक्रेसी है बांग्लादेश के अंदर। फिलहाल के लिए उस टाइम डेमोक्रेसी थी, अभी 1 महीना पहले, और जब से ये तख्ता पलट हुआ है तब से वहां पर आ गया मेरे दोस्त मिलिट्री रूल, ठीक है मेरे भाई। तो इलेक्शंस में अवामी लीग आपकी एक पार्टी का नाम है, जिसकी लीडर है शेख हसीना जी। वो इलेक्शंस जीत जाती हैं। वो क्या करती है मेरे दोस्त, इलेक्शंस जीत जाती हैं, ठीक है, विन बढ़िया वोटों के साथ, ठीक है, मेजॉरिटी वोट के साथ वो इलेक्शंस जीत जाती हैं। लेकिन मेरे दोस्त इसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि इस इलेक्शंस के अंदर आपके जो विपक्षी दल हैं, ठीक है, जो आपके विपक्षी दल हैं, उन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है मेरे दोस्त। उन्होंने बेसिकली क्या किया, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। जो आपकी अपोजिट पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो पार्टीज टक्कर देने वाली जो भी पार्टीज़ हैं आपकी, जो अपोजिट में है, अपोजिशन जिसे हम बेसिकली कहते हैं, इंग्लिश मीडियम मेरे भाई लोग नाराज़ मत हो यार, तुम्हारे लिए भी लिख रहा हूँ, अपोजिशन, ठीक है। दोनों मीडियम वाले बिल्कुल निराश नहीं होंगे, ठीक है। अब कोई कोलकाता से देख रहा है तो ये मत कहना सर जी जो है बंगला में भी लिख दो, है ना, पंजाबी में भी लिख दो, फिर तुम मुझसे 22 की 22 लैंग्वेज में नोट्स ही बनवाओ, एक लेक्चर फिर 12 घंटे का होगा, ठीक है। चलो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बीच बीच में थोड़ी बहुत मस्ती हो जानी चाहिए, ठीक है। आई नो आप लोग जीएस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बोरिंग तो लग ही रहा होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है दोस्त कि चीज़ों को जितने कंसेप्ट से और जितने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया जाना चाहिए वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है। चलो अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अब मेरे भाई आप एक बात बताओ, जहाँ पर डेमोक्रेसी है अगर वहाँ पर आपके अपोजिशन पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है। बेसिकली उन्होंने क्या किया कि ये जो इलेक्शंस हुए थे, जो आपके इलेक्शंस हुए थे, इसे किया बॉयकॉट। इन इलेक्शंस को किया मेरे भाई बॉयकॉट, ठीक है। बॉयकॉट मतलब विरोध, ठीक है मेरे दोस्त। बॉयकॉट से अब अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँ तो जलियांवाला बाग के अंदर जब ये कांड हुआ था, ठीक है, इंडिया और अंग्रेज़ों के बीच में, जब जलियांवाला बाग के अंदर कांड हुआ था, जहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे, और उसका बदला किसने लिया था, उनके ऊपर मूवी भी बनी है मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप रिलेट करो, उसका बदला किसने लिया था, हमारे शूरवीर सरदार उधम सिंह ने। किसने मेरे दोस्त, हमारे शूरवीर सरदार उधम सिंह सर ने, ठीक है। जनरल डायर को लंदन में जाके, इंग्लैंड में जाकर गोली मारी थी, ठीक है मेरे दोस्त। उनकी पार्टी चल रही थी, गए ओ इस जनरल डायर, गन निकाली अपनी, धाए 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 धाए, खत्म, और उसके बाद सरेंडर भी कर दिया कि हाँ मैंने मारा है, जाओ जो करना है कर लो, मेरा काम पूरा हो गया, मेरा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, अब जो मेरे साथ करना चाहते हो कर लो, सरेंडर कर दिया, लो पहना लो हथकड़ी। ऐसे ऐसे वीर रहे भाई हमारे इतिहास में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शंस को किया बॉयकॉट, और बेसिकली यहाँ पर जो है अमेरिका ने इलेक्शन मानने से ही इनकार कर दिया, ठीक है। अमेरिका ने, आपके जो यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इलेक्शन को मानने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा यार हम इलेक्शंस नहीं मानेंगे, ये कैसी डेमोक्रेसी है जहाँ पे जो है विपक्षी पार्टी, अपोजिशन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, बॉयकॉट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था इस इलेक्शन का, ठीक है। आई होप आप सिनेरियो को रिलेट कर पा रहे होगे। क्या सिनेरियो था मेरे दोस्त, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पॉलिटिकल क्राइसिस हम देख रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, एक रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई जिसमें रिजर्वेशन दिया गया 56%। फिर वहाँ के यूथ्स ने, वहाँ के जो युवा लोग थे, उन्होंने चालू किया आरक्षण विरोधी आंदोलन, दैट इज एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट। बेसिकली उसी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक डिसीजन दिया। ये सारी चीज़ें शांत हो सकती थी, लेकिन मेरे दोस्त मामला सिर्फ इतना नहीं था, ठीक है। फिर मैंने आपको रिलेट कराया 1971 और 1972 का सिनेरियो कि कैसे बांग्लादेश बना और कैसे उससे पाकिस्तान और अमेरिका को एक सबसे बड़ा धक्का लगा, ठीक है मेरे दोस्त। फिर वहाँ पे मैंने आपको इलेक्शंस का सिनेरियो बताया कि कैसे अवामी लीग के अंदर जो लीडर थी वो थी शेख हसीना जी। शेख हसीना जी किसकी बेटी थी, तो बेटी थी मेरे दोस्त मुजीबुर रहमान सर जी की। मुजीबुर रहमान कौन था, जिन्होंने बांग्लादेश के इनिशियल जो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट आंदोलन था, ठीक है, आंदोलन जो था आज़ादी पाने के लिए उन पाकिस्तानियों से, उसे लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था,
ठीक है, और मुजीबुर रहमान सर जी को ही कहते हैं राष्ट्रपिता ऑफ बांग्लादेश। तो शेख हसीना जी जो है इलेक्शंस को जीत गई मेजोरिटी वोट के साथ, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या आया मेरे दोस्त कि जो आपका अपोजिशन था, जो आपका विपक्षी दल था, उसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया और इलेक्शंस को किया बॉयकॉट। और इसी वजह से यूएसए ने भी आपको कहा, बांग्लादेश को बेसिकली कहा कि जो ये इलेक्शंस है इसे हम अमान्य घोषित करते हैं, ठीक है, हम इसे नहीं मानेंगे। क्या हम इसे नहीं मानेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये बेसिकली आपका यूएसए ने कहा, और यहाँ से जो है थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि एक बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी गई, ठीक है मेरे दोस्त। क्या मेरे भाई, बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी गई। अब तुम समझदार हो, तुम खुद रिलेट कर पा रहे होगे कि एक्चुअल में फिर हुआ क्या। वही हुआ मेरे दोस्त जो कुछ दिनों पहले आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे थे, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा, न्यूज़ चैनल्स पर देखा, ठीक है मेरे भाई। और मेरे दोस्त इस चिंगारी में पेट्रोल डालने का जो काम किया, वो काम किया आपके 2018 के एक डिसीजन ने, शेख हसीना जी ने, ठीक है। 2018 के अंदर आपका बेसिकली जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ एक एक्ट वो लेकर आई, ठीक है, जिसका नाम था मेरे भाई डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डीआईजी मीन्स डिजिटल, ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नहीं, वो आप अभी नहीं बनोगे। जब आप आज से 2-3 साल के अंदर ऑफिसर बन जाओगे, बेसिकली जो आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे वो धीरे धीरे प्रमोशन लेके डीआईजी रैंक तक जा सकते हैं। मिठाई भेज देना भाई, ठीक है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए वर्चुअली भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वर्चुअली भेज देना, मैं बधाइयाँ भी फिर वर्चुअली भेजूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2018 के अंदर बेसिकली आपका आता है एक डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि शेख हसीना जी लेकर आती हैं, या आप कह सकते हो शेख हसीना जी लेकर आती हैं, ठीक है। स और शाह, भाई हिंदी भी वीक है यार मेरी थोड़ी, है ना। किसी की हिंदी अच्छी हो यार तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चैनल से पढ़ रहे हो सो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिंदी बोलने में कभी कभी ना लड़खड़ाहट हो जाती है जब से इंग्लिश सीखना शुरू की है। बाय गॉड क्या लैंग्वेज है यार, लेकिन सभी लैंग्वेज अच्छी हैं यार, जो भी लैंग्वेज है, चाहे आपकी पंजाबी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे बोडो हो, चाहे डोगरी हो, चाहे आपका कन्नड़ हो, एक एक लैंग्वेज अच्छी है यार, हर लैंग्वेज में अपना स्वाद है, ठीक है। जितनी ज़्यादा लैंग्वेज सीख सकते हो उतनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखो, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीखो, जापानीज़, चाइनीज़, या जो रील पे आप टाइम पास मारते हो ना, ठीक है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई लैंग्वेज सीख लो, क्योंकि सारी लैंग्वेज की, सभी कल्चर की अपनी खूबसूरती है मेरे दोस्त, और यही हमारे भारत देश को बाकी देशों के एथनिक कल्चर से अलग बनाती, ठीक है मेरे दोस्त। चलो थोड़ा सा टॉपिक से हम बाहर चले गए, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या किया गया, जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, क्या मेरे दोस्त, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, ठीक है मेरे दोस्त। अभिव्यक्ति की, जिसे हम हिंदी मीडियम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या मेरे दोस्त, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है मेरे दोस्त, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। बोलने के अधिकार को बेसिकली काफ़ी हद तक लिमिट कर दिया गया, अब वो चाहे आपका मीडिया का हो, चाहे आम पब्लिक का हो, ठीक है। बोलने का अधिकार जो था आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, इस एक्ट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू मेरे भाई, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू उसे कर दिया गया लिमिट, और इसने काम किया बारूद में, चिंगारी वाला काम तो हो गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा पेट्रोल डालते हैं, तो इसने काम किया उस चिंगारी के अंदर पेट्रोल डालने का। अब तो ये चीज़ निश्चित है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरी एरिया में आपके आग लगेगी ही लगेगी, और वही हुआ मेरे दोस्त, आग लगी, चीज़ें कहते ना झुलस गई, ठीक है मेरे दोस्त, और ऐसी झुलसी कि अब वापस सुलझाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। और वही हुआ मेरे दोस्त, ये जो क्या कहते हैं, धीरे धीरे चिंगारी लग रही थी बारूद के अंदर, वो एक साथ ब्लास्ट हुई, और 2024 के अंदर हमें तख्ता पलट देखने को मिला, ठीक है। गवर्नमेंट चेंज हमें देखने को मिला, ठीक है मेरे दोस्त, तख्ता पलट हमें देखने को मिला, ठीक है मेरे भाई। मैं अभी फैक्चुअल डेटास पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको जो है शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू कवर करा दूंगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए ये पूरी क्लास हमारी कंसेप्ट पर ही बेस होगी, ठीक है मेरे दोस्त। और शेख हसीना जी उसके बाद आपकी बांग्लादेश छोड़कर वहाँ से रिज़ाइन कर आती हैं गाज़ियाबाद के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। कहाँ पर आती हैं, गाज़ियाबाद के अंदर, ठीक है मेरे भाई। गाज़ियाबाद बेसिकली आपका ये जो है दिल्ली वाले बॉर्डर के आसपास कहीं पे पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रही है,
लेकिन जैसे ही मेरे ध्यान में आएगी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली आप ये याद रखो कि दिल्ली के आसपास या उससे पहले ही गाज़ियाबाद पड़ता है। अब एटलीस्ट इतना तो आपको पता हो गया कि गाज़ियाबाद आप ढूंढोगे तो कहीं इस वाले एरिया में ढूंढोगे, पता चले मैंने बोला गाज़ियाबाद तो तुम चले गए आंध्र प्रदेश, ठीक है, मैंने बोला गाज़ियाबाद तो तुम चले गए असम। अरे गाज़ियाबाद तो मिल ही नहीं रहा सर, आपने तो बताया भारत में ही है। हाँ भारत में है, लेकिन ये भी देख लो किस एरिया के अंदर है, ठीक है, मैप पे देखना ध्यान से, मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग एटलस लेके बैठे होगे, ठीक है, एटलस लेके बैठना प्लीज़। इस सीरीज़ को मजाक में मत लेना मेरे दोस्त, क्योंकि कल को जब आप एसएसबी वगैरह देने जाओगे या अपने मेंस का पेपर, जैसा कि अभी आपका मेंस का पेपर चल रहा है, आई होप आप लोगों ने पेपर देखा होगा, जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हैं जो देने गए हैं या जो देने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो ठीक है, अब आपको कहीं पे लगना ही हवलदार है, वैसे वो भी एक रिस्पेक्टेड जॉब है, ठीक है, हर एक प्रोफेशन को मेरे दोस्त रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऑफिसर का माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो, एक ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है मेरे दोस्त, वो किसी भी फील्ड में हो, जहाँ पे आप लीड करना चाहते हो, यू वांट टू बी अ लीडर, जहाँ पे आप चेंजेस कर सको, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत काम की हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब जब अमेरिका ने, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई कि अमेरिका ने जो है इलेक्शंस को बॉयकॉट किया, या इलेक्शंस को बेसिकली वहाँ की पार्टीज ने बॉयकॉट किया, अमेरिका ने इलेक्शंस को अस्वीकार कर दिया। यूएसए ने कहा हम इलेक्शंस नहीं मानेंगे यार, ऐसे ये कैसी डेमोक्रेसी है। तो बेसिकली माना क्या जा रहा है, ठीक है, माना ये जा रहा है कि अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज कराने में, ठीक है, यहाँ पर मिलिट्री रूल लाने में अमेरिका का भी बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है, अमेरिका का कुछ ना कुछ इसमें रोल माना जा रहा है। और बेसिकली आपका जो बांग्लादेश था, जब वहाँ पर शेख हसीना जी का टाइम पीरियड था, तो वो चाइना से भी काफ़ी क्लोज आ रहा था, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ चिटगांव के अंदर कि चाइना यहाँ पर बैठा है, कॉक्स बाज़ार के अंदर यहाँ पर चाइना बैठा है, ठीक है, ठीक है, म्यांमार वगैरह में भी चाइना का जो है दबदबा है, वहाँ पे आंग सान सूकी जी को हटाकर मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई, ठीक है। और जहाँ पर आप देखो, जहाँ पर भी मिलिट्री गवर्नमेंट आती है ना, वहाँ के देश के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ की मीडिया पर भी बहुत सारे जो है ना क्या कहते हैं उसको, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बेसिकली इंग्लिश मीडियम क्या वर्ड है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो 2024 के अंदर जब आपकी जो गवर्नमेंट चेंज होती है, उसमें अमेरिका का भी रोल माना जा रहा है, ठीक है। और जो आपका जब शेख हसीना जी का टाइम पीरियड था, तो बांग्लादेश और चाइना के बीच में भी काफ़ी क्लोज रिलेशंस थे। अब वो वाला याद करो, जब मैं आपको रशिया अमेरिका के बारे में पढ़ा रहा था श्रीलंका के अंदर, तो मैंने क्या कहा था, एक जंगल में कभी दो शेर नहीं रह सकते, देसी भाषा में समझो, ठीक है, बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा समझो, एक जंगल में दो शेर कभी नहीं हो सकता, एक जंगल में जंगल का राजा हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है, जैसे एक प्रांत का एक राजा, एक स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर, उसी तरीके से एक जंगल का एक राजा। तो आपका जो पूरा मैप जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा जो आपका वर्ल्ड है, ये एक जंगल है, इसको इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरा विश्व आपका एक जंगल है, उसमें राजा रहेगा या तो अमेरिका या तो रशिया, अब बीच में कूदने लगा चाइना, ठीक है, और चाइना बांग्लादेश में बेसिकली जो है रिलेशंस क्लोज बना रहा था। अमेरिका वैसे ही बांग्लादेश के शुरू से ही खिलाफ रहा है, बिकॉज उसकी तो यार काफ़ी बेइज्जती हो गई थी ना 1971 के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप आप चीज़ों को इस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो चाइना और बांग्लादेश धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे, और चाइना और बांग्लादेश के क्लोज आने का मतलब है कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि चाइना और आपका जो है बांग्लादेश क्लोज आ रहा है, ठीक है, चाइना और बांग्लादेश आपका क्लोज आ रहा था, इसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के क्लोज आ रहा था। और जो बांग्लादेश के अंदर आपका संगठन है जमाते इस्लामी, कौन सा संगठन मेरे दोस्त, जमाते इस्लामी, ठीक है, इसे कहीं ना कहीं डायरेक्टली आईएसआई का सपोर्ट मिलता है, कहीं ना कहीं इसे डायरेक्टली जो है पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता है मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो ये बेसिकली इंडिया के लिए क्या दिक्कत हो सकती है कि अगर यहाँ पर मिलिट्री गवर्नमेंट आती है, ठीक है, और यहाँ पर चाइना का जो है दबदबा बढ़ता है, तो डायरेक्टली जो है पाकिस्तान का भी दबदबा यहाँ पर बढ़ेगा। और फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि पाकिस्तान यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से भारत को कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है, और चाइना चाचा तो बैठे ही हैं परेशान करने के लिए, हैं, हमारा तिब्बत कब्जा कर लिया है, खैर छोड़ो, इधर हमारा अक्साई चीन कब्जा करके रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भूटान के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि डोकलाम के अंदर वो नौटंकी कर ही रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर उसने चीज़ें काट दी, अगर वहाँ पे कब्जा कर लिया, तो यहाँ से इंडिया पे नज़र रखना आसान है,
ठीक है मेरे दोस्त। और उसके बाद अगर उसने यहाँ से चीज़ें काट दी तो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है, हमसे अलग हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ एक विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ कि कैसी कैसी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा, ठीक है, कि क्या सिनेरियो है, क्या वहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं इंडिया के लिए, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इंडिया के लिए। और ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस मैंने आपको शॉर्ट के अंदर समझा दिया, ठीक है, डिटेल से। मैं इसके लिए एक अलग से हालांकि वीडियो बना दूंगा करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर, पूरी 1-1.5 घंटे की, जिसमें मैं आपको कई सारी चीज़ें और बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट में आप इतना याद रख सकते हो, कहीं पे भी आपसे पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ते हैं और बेसिकली आप क्या समझ सकते हो कि वहाँ पर जो भी आपके विरोधी है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप की पॉइंट क्या नोट कर सकते हो मेरे दोस्त, वहाँ के जो विरोधी हैं वो इस्लामिक स्टेट की मांग कर रहे हैं, ठीक है, शरिया लागू करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, शरिया लागू करने की बात कर रहे हैं, जो बेसिकली आपका होता है कि वहाँ पर क्या कहते हैं, कट्टरपंथियों का राज रहेगा, ठीक है। कट्टरपंथी मतलब जो थोड़े से टेररिस्ट टाइप के हैं, ठीक है, उनका वहाँ पर पूरी तरीके से राज रहेगा, ठीक है। इसको शरिया कानून कहते हैं, ठीक है। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वो उसको अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट की वहाँ पर मांग हो रही है, ठीक है मेरे दोस्त। और बेसिकली भारत के लिए यहाँ पर तो समस्या है ही, क्योंकि भाई कट्टरपंथी देश से आप कितना कोलैबोरेशन बैठाओगे, ठीक है। उधर पाकिस्तान है ही, इधर फिर बांग्लादेश में भी ऐसा हो गया, ऊपर से वहाँ पे चाइना बैठा है, डोकलाम में वो हमें अलग परेशान कर रहा है, ठीक है। नीचे श्रीलंका में उसने हम्बन टोटा ले रखा है, पाकिस्तान के अंदर ग्वादर ले रखा है, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं जो है इंडिया के लिए बढ़ जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी क्या समस्या है मेरे दोस्त, एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका बिम्स्टेक, ठीक है। ये जब मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। एक हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है वो आता 1997 के अंदर, ठीक है। और फिलहाल के लिए आप याद रखो कि इंडिया और बांग्लादेश इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। वैसे तो इसके काफ़ी ज़्यादा फाउंडिंग मेंबर्स हैं, लगभग 5 से 6 होंगे, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश भी जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और ये आपका रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है मेरे दोस्त। किस चीज़ से रिलेटेड है मेरे भाई, बे ऑफ बंगाल की सुरक्षा से रिलेटेड है, बे ऑफ बंगाल की सुरक्षा से रिलेटेड है। बे ऑफ बंगाल से मेरा क्या मतलब है मेरे दोस्त, ये देखो यार, इधर आ जाओ, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। पूरा मैप मैंने थोड़ा सा कीचड़ कर दिया, लेकिन प्लीज़, ठीक है, हमारे भारत का मैप है, इसकी इज्जत करो, ठीक है। हमें भी इज्जत करनी चाहिए और बिल्कुल हम इज्जत करते हैं, इसी वजह से आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो एक ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये मैप पे मैंने जो भी गोजागादी कर दी है ये आपको समझाने के लिए करिए, ठीक है। मैं आपको मैप क्लियर करके दे दूंगा ताकि आप चीज़ों को खुद से रिलेट कर पाओ, ठीक है। मुझे यहाँ चीज़ें समझानी थी, इस वजह से ये थोड़ा मैंने गोजोश दिया है, ठीक है मेरे भाई। चलो, बे ऑफ बंगाल यानी आपकी बंगाल की खाड़ी। तो बिम्स्टेक क्या है आपका, ये प्रोटेक्शन ऑफ बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, बे ऑफ बंगाल में प्रोजेक्ट्स और काम करने को, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड है। तो अब इंडिया और बांग्लादेश के लिए यहाँ पर एक समस्या ये आ गई कि बांग्लादेश में आपकी कट्टरपंथी सरकार है, आने वाली है, ठीक है, या इस्लामिक स्टेट वहाँ पर बनेगा जिसकी पूरी संभावना है। चाइना के साथ ऑफकोर्स बढ़िया कोलैबोरेशन होगा, ठीक है। पाकिस्तान कूदेगा ही, ठीक है, वो तो यार कभी अमेरिका को बाप बनाता है, कभी चाइना को बाप बनाता है, अपने ओरिजिनल पापा को भूल गया है, कोई नहीं, बहुत जल्दी उसे याद दिला दिया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो, समझदार को इशारा काफ़ी, आई होप आप लोग इतने समझदार हो गए होगे अगर ये आप पूरी की पूरी सीरीज़ देख रहे हो ठीक है। चलो, जोक्स अपार्ट, इंडिया और बांग्लादेश इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो अब बांग्लादेश के अंदर अगर आपका इस्लामिक सरकार आती है जिसकी पूरी की पूरी संभावना है, तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस कोलैबोरेशन में, ठीक है। और चाइना यहाँ पर कैसे फ़ायदा उठा सकता है, बेसिकली ये यहाँ पे कहीं, ठीक है, जब मैं आपको अभी वर्ल्ड मैप इस नोट्स के अंदर मैं नहीं ऐड करके लाया, लेकिन वर्ल्ड मैप पे आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो है साउथ के अंदर आपका पड़ेगा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के साउथ या साउथ ईस्ट के अंदर आप देख सकते हो, आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। क्या मिलेगा मेरे दोस्त, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि, ठीक है। देखो, आप सिंगापुर और मलेशिया के बीच वाला आप देखना, वहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ से चाइना के मालवाहक जहाज़ वगैरह आते हैं। मालवाहक जहाज़ मतलब जो भी आपके कंटेनर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े जो शिप पे लद के आते हैं, वो वहीं से आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे, जो कि इंडियन ओशियन के अंदर है, आपका बे ऑफ बंगाल से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ पर चाइना थोड़ा बहुत दबदबा बना सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये भी वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस है इंडिया के लिए, ठीक है मेरे भाई।
अब थोड़ा सा हम 2 पॉइंट हम देखेंगे, सिर्फ हमारा 2 पॉइंट बचा है, फिर 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी ये क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका पड़ेगा न्यूमोर आइलैंड। ठीक है, न्यूमोर से मुझे मेजर जनरल यशमोर सर की याद आती है। ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने उन्हीं से सीखा है। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट वाली चीज़ें बताई वो उन्हीं से मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी यार। देखो मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसी टाइप की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट ही इज़ सच अ गुड पर्सनैलिटी, और मुझे तो पर्सनली उनकी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो कहीं ना कहीं मैं आपको रिलेट करके, ठीक है, अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर टॉपिक क्या था हमारा, न्यूमोर आइलैंड। ठीक है, ये बेसिकली जो है विवाद के अंदर है। क्यों विवाद के अंदर है मेरे दोस्त? क्योंकि भारत हाल फिलहाल पे इस पे भारत का शासन है, लेकिन बांग्लादेश इसे क्लेम करता है कि ये न्यूमोर आइलैंड हमारा है। ठीक है, ये बेसिकली हमारी बाउंड्री है, और न्यूमोर आइलैंड जो है यहाँ पर आपका है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये भारत से कहता है कि जो न्यूमोर आइलैंड है उस पर हमारा राज होना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। और एक है मेरे दोस्त आपका तीस्ता रिवर इशू। ठीक है, बेसिकली काफ़ी पुराना इशू है, और होप सो ये जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक है आपका तीस्ता रिवर इशू। अब ये सारे पॉइंट्स मैं डिटेल से आपको वन शॉट सीरीज़ के अंदर बता दूंगा। ये एक बेसिकली मैंने जो आपको जितनी भी डिटेल इस लेक्चर के अंदर आपको चाहिए थी वो सारी की सारी मैंने आपको कवर करा दी है। ठीक है, पूरी उम्मीद है कि आप चीज़ों की नोट्स बना रहे होंगे। अगर आप किसी कारणवश नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो है हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन, जिसमें इन सभी चीज़ों की आपको मिलेगी डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, एंड पॉइंट्स बाय स्पेशल ऑफिसर्स, जैसे जो ऑफिसर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में बातें करते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बातें करते हैं, जैसे यशमोर सर हो गए, ठीक है, आपके मेजर गौरव आर्या सर हो गए। ठीक है, इन सब के पॉइंट्स ले लेकर, ठीक है, मैंने एक व्यू बनाकर उसमें ऐड किया है। ठीक है मेरे दोस्त, जिससे आपको एक एक्सपर्ट व्यू मिले। ठीक है, नोट पॉइंट एटसेट्रा सारी की सारी उस मैगजीन के अंदर है, जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो प्लीज़ वो मैगजीन भी पढ़िएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं। ठीक है मेरे दोस्त, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, और आज हमारा सार्क नेशन खत्म होता है। ये 1-2 टॉपिक के बारे में मुझे आपको डिटेल बताना बाकी है, जो मैं आपको इन शॉर्ट सीरीज़ के अंदर करंट अफेयर्स के थ्रू कवर करा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा बांग्लादेश। 2 लेक्चर लगे हमें यहाँ इसे कवर करने में, लेकिन डिटेल से कवर किया, अच्छे तरीके से कंसेप्ट से समझकर चीज़ों को किया। आई होप आप लोग को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, चीज़ें पसंद आ रही होंगी। तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है, ठीक है, आप वहाँ से भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी हो, आराम से फ़ोन करना। ठीक है, मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना, आपका भाई रिप्लाई करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। ठीक है, और हमारा स्लोगन याद है ना? क्या स्लोगन है मेरे दोस्त हमारा? एक बार कमेंट्स में लिख दो मेरे दोस्त। साथ चले तो जीतेंगे। क्या मेरे दोस्त? साथ चले तो जीतेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।